और खबर लखनऊ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का हुआ उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। रोजगार मेले में भी शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। उद्घाटन होगा, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। तो लखनऊ में आप लगातार देख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार हो रहा है और अब टर्मिनल 3 की बारी है। टर्मिनल 3 का उद्घाटन होगा। लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और उद्घाटन से पहले की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। रोजगार मेला भी होगा और इस रोजगार मेले में भी शिरकत करने जा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि लगातार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर नागरिक उड्डयन मंत्री हो, सबकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। एयरपोर्ट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, बड़े एयरपोर्ट्स में तब्दील किया जा रहा है और उसी का ये एक हिस्सा है जिसमें अब टर्मिनल 3 अब देखिए बनकर तैयार है और लखनऊ में टर्मिनल 3 का उद्घाटन होने वाला है। अब देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे उद्घाटन समारोह में और साथ ही साथ लखनऊ के एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसको बड़ी साज सज्जा के साथ में, पूरी भव्यता के साथ में बनाकर तैयार किया गया है। रोजगार मेला भी आज है और इस रोजगार मेले में भी शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह। तो चेक इन काउंटर से लेकर आप हर चीज को देखेंगे तो एकदम लाजवाब आपको नजर आएगी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, अंतिम चरण में है दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय यात्रा का समापन होगा 17 मार्च को मुंबई में। ये बड़ी जानकारी है। न्याय यात्रा को लेकर जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 56वां दिन है। जयराम रमेश ने कहा है आज तापी सूरत से होगी यात्रा की शुरुआत। छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा और सूरत जिलों को आज ये यात्रा कवर करने वाली है। तो राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं मध्य प्रदेश से होते हुए। अब आपको बता दें, इसका समापन होना है 17 मार्च को मुंबई में। न्याय यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 56वां दिन आज है। आज तापी सूरत से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली, जिसमें छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा और सूरत ये जिले कवर होंगे। बढ़ते खबरों में आगे बात दिल्ली के आज पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग पैनल की बैठक होने वाली है। पार्टी नेता भक्त चरण दास की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और इस बैठक में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी लगातार एक्शन मोड में है और पार्टी लगातार रणनीति बना रही, किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके, इसे लेकर पार्टी लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है। भक्त चरण दास की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जानी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग पैनल की बैठक आज होने जा रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर में सीजीआई का स्टेटमेंट सामने आया है। देश में समानता के लिए भाईचारा जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया, लोग आपस में लड़ेंगे, देश तरक्की फिर कैसे करेगा। संविधान निर्माताओं के बारे में बताया। तो वहीं मानवीय गरिमा का स्थान सबसे ऊपर है, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से इस दौरान कहा गया है। तो देखिए, मानवीय गरिमा का स्थान सबसे ऊपर है, सीजीआई की ओर से कहा गया बीकानेर में सीजीआई का ये स्टेटमेंट। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे बिहार की धरती पर गरजे गृहमंत्री अमित शाह की। जब यहां पर गरजे तो सोनिया और लालू पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि दोनों का एक ही लक्ष्य है। सोनिया लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर फिर से आरोप लगाते हुए बेटों को पीएम और सीएम बनाना। शाह ने दोनों पर यह हमला किया। हम जमीन माफिया को उल्टा लटकाएंगे, गृहमंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। 370 राम मंदिर पर इंडी गठबंधन को घेरा अमित शाह ने। तो देखिए, जिस खबर का जिक्र हो रहा है फ्रंट पेज पर ही मेरे पास हिंदुस्तान में ये खबर है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह के इसी बयान का जिक्र है और हेडलाइंस में है, जो परिवार का भला करते हैं वो पिछड़ों का भला कैसे करेंगे। जरा यहाँ पर आप पिछड़ों की राजनीति को समझिए। जब आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में पिछड़े कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा था पिछड़ों पर। और ये एक बहुत ही बड़ी हकीकत है कि बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, पिछड़ों का एक अहम रोल रहता है और डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हर कोई पिछड़ों को साधने में डटा हुआ नजर आता है। अभी गृहमंत्री अमित शाह भी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो सोनिया गांधी और लालू यादव पर हमला बोलते हैं। कहते हैं कि एक को अपने बेटे को पीएम बनाना है, एक को अपने बेटे को सीएम बनाना है
और जो परिवारवाद में उलझा हुआ है वो देश का भला नहीं कर सकता, वो पिछड़ों का भला नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े जोरदार तरीके से हमला बोला जब बिहार में पहुंचे। अच्छा, और इसी तरह से जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस शिलान्यास करके भाग जाती है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। असम में 17,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस जिसे 20 साल में करती है उसे हमने 5 साल में किया। कुछ और बड़ी बातें जो कि पीएम मोदी की तरफ से इस दौरान कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बता दें, पूर्वोत्तर में करीब 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इसमें असम की 17,000 परियोजनाएं शामिल रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तस्वीरें खिंचवाई, लोगों को गुमराह किया। विरासत भी और विकास भी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये हमारी योजना है, हमारी डबल इंजन की सरकार का ये हमारा मंत्र रहा है हमेशा से। मोदी ने असम के योद्धा, उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का भी इस दौरान अनावरण कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2019 में यहां पर सेला टनल की नींव रखी गई थी और आज इसका उद्घाटन है। हमने जो काम 5 साल में किए हैं, कांग्रेस उसे पूरा करने में 20 साल लगा दी थी। कुल मिलाकर जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कांग्रेस पर नजर आए। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई राज्यों के दौरे पर है और इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे। परिवारवाद की बात को लेकर लगातार विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते हुए नजर आ रहे। बड़ी खबरों में आके और अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, ओडिशा में भाजपा बीजेडी गठबंधन पर सस्पेंस। ओडिशा सीएम का एक वीडियो सामने आया। अफवाहें राजनीति सबसे खराब हिस्सा, ये नवीन पटनायक का बयान है और भाजपा के ओडिशा अध्यक्ष मनमोहन सावल ने इसे नकार दिया है। बीजेडी के साथ गठबंधन को सिरे से नकार दिया गया है। देखिए रंजना, क्योंकि कल खबर भी ये आई थी कि अब ये जो गठबंधन है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर बात नहीं बन पा रही। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया कि वो अकेले ही अब आगामी लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ आगे अगर बात बनती है तो विधानसभा चुनाव वो लोग साथ में लड़ सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर बात नहीं बनी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, जिसके बाद ये तय किया गया कि दोनों अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं। शरद पवार ने पहले कैंडिडेट का नाम घोषित किया है। सुप्रिया सुले बारामती से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं यहीं से अजीत की पत्नी के चुनाव लड़ने की भी अटकलें हैं। 60 साल की सुनेत्रा पवार सोशल एक्टिविस्ट हैं और अगर आप देखेंगे चाचा भतीजे की जो ये लड़ाई है, क्योंकि भतीजे की तरफ से चाचा को एक बड़ा झटका दिया गया और उसके बाद अब शरद पवार ने अपने पहले कैंडिडेट का नाम घोषित किया है। सोचिए जिन कैंडिडेट का नाम उन्होंने घोषित किया है, यानी कि सुप्रिया सुले, ये कह दिया गया है कि बारामती से ही वो चुनाव लड़ेंगी और यहीं से खास बात यह है कि अजीत की पत्नी के चुनाव लड़ने के भी अटकलें हैं। यानी कि एक बार फिर से वो जो आपसी कलह है, जो पारिवारिक कलह है, हालांकि कई बार हमने दोनों को ये सुनते देखा है। हमने सुप्रिया सुले को ये कहते हुए सुना है, अजीत पवार को हमने कहते हुए सुना कि परिवार में तो सब ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है आमने सामने जब ये होंगे तो क्या तस्वीर आएगी देखना होगा। पूजा और आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली से करेंगे खबर की। वंदे भारत स्लीपर की कार बॉडी का इनॉग्रेशन रेल मंत्री ने इनॉग्रेशन किया। इसमें बर्थ के बीच एक्स्ट्रा हाइट रहेगी। वायरस कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म भी इसमें होगा। वंदे भारत स्लीपर में कई इनोवेशन हुए हैं और जिन इनोवेशन का जिक्र कर रहे हैं उसी को खुद देखते हुए नजर आए। वंदे भारत स्लीपर की कार बॉडी का इनॉग्रेशन। वंदे भारत स्लीपर में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिनको आप देख भी पा रहे हैं। इसको खुद बाकायदा देखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। देखिए, ये कोशिश की जा रही है कि जो रेलवे है उसमें कुछ क्रांतिकारी बदलाव किए जाएँ, उसको हाईटेक बनाया जाए और उसी दिशा में लगातार कदम बढ़ाए भी जा रहे हैं। खबरों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, क्योंकि देखिए रेल की अगर बात करते हैं तो ये आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और ट्रैवल के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही खास है। सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का भारत के अंदर। तो ऐसे में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार अब कुछ नए प्रयास कर रहे हैं और इस बीच एक प्रयास इसमें यह भी है कि जो वंदे भारत के स्लीपर है उसमें कुछ नए इनॉग्रेशन किए गए जिसको देखने के लिए वो पहुँचे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी है नई दिल्ली से ही, जहां पर इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल का इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी है। 3 सदस्यीय आयोग में अब सीईसी बचे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। वीआरएस के अगले दिन आयुक्त बने गोयल का आम चुनाव से पहले ये इस्तीफा सामने आया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले ये इस्तीफा 2027 तक का इनका कार्यकाल था। जारी गजट नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। दरअसल गजट
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया। 18 नवंबर 2022 को सचिव पद से वीआरएस लेने के एक दिन के बाद आयुक्त बनाए गए गोयल का कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक का था। मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीसी राजीव कुमार के फरवरी 2025 में रिटायर होने के बाद गोयल इस शीर्ष पद के दावेदार थे। गोयल के इस्तीफे के फिलहाल लेकिन कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। गोयल के इस्तीफे के जो कारण है वो सामने नहीं आए हैं। हाल ही में चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए विभिन्न राज्यों का उन्होंने दौरा भी किया था। हालांकि स्वास्थ्य के कारणों के हवाला देते हुए फिलहाल इस्तीफे की पेशकश की गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया है। और देखिए, तमाम अखबारों को आप उठा लें, इस खबर को प्रमुखता से फ्रंट पेज पर छापा गया। बढ़ते हैं खबरों में आके बीजेपी नेता किशोर मकवाना की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं मकवाना और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रवक्ता हैं मकवाना। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी नेता किशोर मकवाना की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। कई जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए, इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रवक्ता है मकवाना और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी किशोर मकवाना बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। और चलिए बात कुछ और खबरों की करते हैं। महादेव सट्टा ऐप मामला और ऐसे में शेयर में निवेश होती थी ब्लैक मनी, ये जानकारी मिली है। अलग अलग कंपनियों के पास कई पोर्टफोलियो थे। कुल 1190 करोड़ का ये पोर्टफोलियो बताया जा रहा है। बाजार भी इससे प्रभावित होता था। तो आप जानते हैं कि महादेव सट्टा ऐप मामला सुर्खियों में आया। इसके बाद जांच तेजी से इस पूरे मामले में की गई। ऐसे में जानकारी अब धीरे धीरे खोलकर सामने आ रही है और ये जानकारी मिल रही है कि अलग अलग कंपनियों के पास इसके कई पोर्टफोलियो थे। सोचे किस तरीके से शेयर बाजार में इससे पैसा लगाया जाता है और इतना ही नहीं, पूरा बाजार भी इससे प्रभावित होता था, यानी कि इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे बाजार पर नजर आता था। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां 40 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में एक बच्चा गिरा। एनडीआरएफ फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है। सुबह सवेरे दिल्ली से एक खबर आ रही है जहां पर एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। एनडीआरएफ फायर सर्विस की जो टीम्स हैं वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और दिल्ली में 40 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिरा है। दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। बड़ी हैरत की बात है कि न जाने इतने ऐसे कितने ही मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक सीख क्या ली। तो ये बड़ी जानकारी है पूजा। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर और केशवपुर मंडी के पास की घटना है, जहां पर 40 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस मौके पर हालांकि मौजूद है। बच्चे को बचाने के लिए कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस ने खुद ये जानकारी दी है। उसके मुताबिक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। इस तरीके की घटनाएं बार बार सामने आती है। दिसंबर 2023 में आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी घटना सामने जहां पर 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था और 20 फीट गहराई में बच्चा गिरा था। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे अहमदाबाद से, जहां पर गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रवेश हुआ है। आपको बता दें नेत्रंग में राहुल गांधी का स्टेटमेंट इसमें सामने आया। अदानी का कर्ज माफ होता है, किसानों आदिवासियों का नहीं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। कांग्रेस आपको पानी, आपकी जमीन का पूरा अधिकार देगी। तो राहुल गांधी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। किसानों आदिवासियों का कर्ज माफ नहीं होता, सिर्फ बड़े लोगों का होता है। कांग्रेस आपको पानी देगी, आपको जमीन का अधिकार देगी। कुल मिलाकर ये कुछ बड़ी बातें हैं जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। बढ़ते खबरों में आगे, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता होंगे बीजेपी में शामिल, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, गहलोत पायलट के करीबी पार्टी छोड़ेंगे। नागौर के कद्दावर मिर्धा परिवार से भी 2 नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का भी नाम सामने है और पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का भी नाम सामने है। पूर्व विधायक रुचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, ये तमाम वो नाम है जिसकी चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा हो रही है। तो राजस्थान कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है और बीजेपी में कई कांग्रेस नेता जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का भी नाम इसमें शामिल